नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इसमें आज आपके लेके आए हैं हमारा भारत सम्मान ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 15। जिन साथियों ने अभी तक हमारा पिछला भाग नहीं देखा है वो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। सभी प्रश्न जो हैं पिछली परीक्षाओं पर आधारित है और बैंकिंग, एसएससी, रेलवे जैसे एग्जामों के लिए अति इम्पोर्टेंट है। मतलब जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं उसमें इंडियन जीके यानी भारत सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन अक्सर ही पूछ ही लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 2000 सॉरी 421 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र बोल रहा है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिन प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य कीजिएगा तथा जिन प्रश्नों का आंसर आपको पता ना हो उसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का जिक्र है उसमें से फारसी भाषा जो है 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कुल मिला के 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? देखिए, संविधान जो है उसका जो है न्यायिक समीक्षा जो है वो संशोधित नहीं किया जा सके। संविधान में संशोधन तो अक्सर ही होते रहते हैं लेकिन इसकी जो न्यायिक समीक्षा है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में जो है संशोधन का प्रस्ताव जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान जो है वो प्रत्येक बहुत सारे देशों से कुछ न कुछ ले लेके बनाया गया है। हाँ, तो उसमें से संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष जो है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री होता है। कौन होता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। अगला प्रश्न हमारा है, मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? मतदान निगरानी प्रणाली जो है पहली बार गोवा राज्य में लागू की गई। कहाँ पे है? गोवा राज्य, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम जो है ईवीएम में अधिकतम जो है वो 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान कर? देखिए, वरिष्ठ देखिए क्या बोल रहा है, संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, ये संविधान है, अनुच्छेद है 111, आर्टिकल 111। अगला प्रश्न हमारा है, AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? देखिए, पहले यहाँ पे आता है कि AFSPA का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? ए मतलब हो गया आर्म, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एफ से फोर्स, एस से स्पेशल, पी से पावर और ए से एक्ट। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत जो पूर्वोत्तर राज्य था, पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवादियों की बढ़ती हुई दशा को देखकर ये AFSAP आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का जो फोर्स था, सशस्त्र बल जो था उसे लगाया गया था ताकि वहां पे जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या से बढ़ रही थी, इसे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से बढ़ा हुआ था, उसी प्रकार से इसको लागू कब किया गया था? इसे
इसका स्थापना जो है पहली बार कहाँ लगाया गया था, इसे लागू किया गया था 19 के लगभग में लागू किया गया। इसे पारित तो देखिए 1998 सबके टाइम पे ही किया गया था, लेकिन इसे जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में जो है 89 और 90 सबके लगभग में लगाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे उग्रवादियों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे हमारी सरकारें भी मजबूत होती गई। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? देखिए अभी आपको तुरंत बताया गया ऊपर में कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र हुआ है। कितना है? 22 भाषाओं का। अगला प्रश्न हमारा है, सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? सर्किट बेंच जो है वो कहाँ पे है स्थित है? देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये तुक्का क्वेश्चन है, ये अपवाद का क्वेश्चन है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो सर्किट बेंच कोई होता ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो सिर्फ छकाने के विद्यार्थियों को छकाने के लिए प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं मारनी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो अल्पसंख्यक के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता। कौन होता है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 कॉर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? साधारण नाम से जो है उसे पंचवटी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पंचवटी के नाम से जाना जाता है। ये एड्रेस थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, 7 रेड क्रॉस रोड, उसे पंचवटी के रूप से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? किस शब्द का जो है भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? वो है बजट। बजट शब्द का जो है भारत के संविधान में कोई भी जिक्र नहीं है। हमारा है, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? देखिए बुनियाद प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई, प्रशासन की जो इकाई बुनियादी है वो है जिला, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिला जो है वो शासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित समिति में कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? ये देखिए ये काफी ही बार आया हुआ प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, अक्सर पूछे जाते हैं। ये बलवंत राय मेहता समिति है। इस किसके क्या है? 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? निम्नलिखित में जो है क्या बोल रहा है? नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत जो है वो राज्यसभा के द्वारा हो सकती है। प्रश्न हमारा है, कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? देखिए कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हसन निजामी फक ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? हसन निजामी और फक ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पे आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पे आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। इन्होंने कुल मिला के 17 बार आक्रमण किया था, इसमें सबसे पहली बार 1175 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न हमारा है, इसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जो है
वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, किसके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो शाहजहां को। ठीक है। मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? शाहजहां को। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? देखिए, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम था मुस्लिम आक्रमणकारी था। ये 712 ईस्वी में किया था। ठीक है। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम भी मोहम्मद बिन कासिम ही है, ध्यान दीजिएगा। ये 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हमारा है, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में? लिंगराज मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। वर्तमान में भी उड़ीसा में ही स्थित। अगला प्रश्न हमारा है, कर्नाटक की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? कर्नाटक की जो स्वराज की कांस्य मूर्ति जो है वो चोल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है नटराज की कांस्य मूर्ति। अगला प्रश्न हमारा है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित किससे था? राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थे? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो है वो अकबर के समकालीन थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम और कौन सी सभ्यता रही? पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? देखिए, 2600 से 1900 दिया है, 1700 तक भी इसका कभी कभी सही ऑप्शन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2500 से 1700 भी कभी कभी बोल दिया जाता है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता जो है लगभग 2500 से 1700 के आसपास में रही थी। 2600 से 1900 के आसपास में रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? देखिए, हर्षवर्धन का जो राज्य का समय काल था वो था 606 से 647 ईस्वी। ठीक है। तो आज का हमारा ये जो भाग 15 था ये पे समाप्त होता है। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल डिस्को क्लास सब्सक्राइब करें, और जिन साथियों ने अभी तक हमारा पिछला भाग नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब क्लास पे जाके देख सकते हैं। हाँ, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो को सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।